हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में आज जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति की कार्य, उनकी शक्तियाँ और उसका वर्णन किन किन आर्टिकल्स में किया गया है। तो मूल रूप से आज की क्लास में हम लोग इन सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपको इस चैनल पर जो है डिस्क्रिप्टिव सारे टॉपिक मिलेंगे, यानी जिस भी चीज़ का आपका ऑब्जेक्टिव वीडियो जा रहा है तो उसका डिस्क्रिप्टिव जो है पहले से ही मौजूद है। तो आप लोग ज़रूर चैनल का विजिट कीजिए, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखते हो उसको और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लगाते हो तो जो भी कन्फ्यूजिंग फैक्ट है आपका वो सारा आपका उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। और शायद आप ऑल लाइफ जो है उस टॉपिक से जो भी संबंधित डाउट है, कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स है, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए और डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे को एक साथ देखिए, तो आप यानी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की जो है तुलना ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति से करना सही है, ना फ्रांस के राष्ट्रपति से करना सही है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना है तो ब्रिटेन के सम्राट से करना है, क्योंकि भारतीय जो संसदात्मक व्यवस्था है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करनी चाहिए। और आर्टिकल 53 में यह बताया गया है दोस्तों कि भारतीय संघ में जो कार्यपालिका शक्ति है वह कहाँ होगी दोस्तों? तो कार्यपालिका शक्ति जो है आपको राष्ट्रपति में निहित होगी। यह कहाँ बताया गया है? तो आर्टिकल 53 में बताया गया है। और इन शक्तियों का इस्तेमाल जो है राष्ट्रपति या स्वयं करे या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा वो करे। और सभी प्रकार के, यानी शक्तियों का मतलब है कि सभी प्रकार की शक्तियाँ, चाहे आपातकाल लगाने की शक्ति हो, हटाने की शक्ति हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता हो, कुछ भी हो, ये सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को दी गई है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई दोस्तों? तो ब्रिटेन के सम्राट से, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी, हमारे महामहिम जो है वह भारत में कार्यपालिका के हेड होते हैं। ये भारत में यानी भारत के प्रथम व्यक्ति भी होते हैं दोस्तों। तीनों सेनाओं के ये हेड भी होते हैं और आपका कार्यपालिका के भी हेड होते हैं। और मैंने बताया कि आर्टिकल 53 में इसका जिक्र किया गया है कि भारतीय संघ में एक राष्ट्रपति होंगे जिसमें कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां निहित होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति में निहित होती है समस्त कार्यपालिका शक्ति। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 53 में किया गया। और राष्ट्रपति जो है न सिर्फ भारत का प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है, बल्कि वह जो है तीनों सेनाओं का कमांडर भी होता है, यानी थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन सब का हेड कौन होता है दोस्तों? तो आपका हमारे राष्ट्रपति महामहिम होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति कैसा है दोस्तों? तो राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति क्या है दोस्तों? राज्य का प्रधान है। अब वह सिर्फ राज्य का प्रधान नहीं है, बल्कि वह भारत का प्रथम नागरिक भी है, सर्वोच्च नागरिक भी है। संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह जल सेना, वायु सेना और थल सेना, यानी हमारी तीनों सेनाओं के क्या है? कमांडर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों, निसंदेह राष्ट्रपति होते हैं। और यह बहुत बेसिक सा सवाल है, हालांकि ऐसा सवाल अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दोस्तों, अब ऐसा पूछा नहीं जाएगा। अब पैटर्न थोड़ा टफ हो गया है, तो आपको जो है इस तरह का प्रश्न पूछने की संभावना कम है। खास करके PCS एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने फिर भी ले लिया आपकी जानकारी के लिए। चलिए,
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 53 में किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका वह उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से वह करेंगे। तो ये मूल रूप से याद रखिए। अधीनस्थ कौन होंगे दोस्तों? तो जो मंत्रिपरिषद बनाई गई है उसके हेल्प के लिए, राष्ट्रपति के हेल्प के लिए मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। तो वो उनकी सहायता, यानी मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सहायता से जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी जो है हमारे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर या अध्यक्ष होते हैं। और यह जो है अभी जो है, यानी कि तीनों सेना का अर्थात दोस्तों थल सेना और वायु सेना और जल सेना, इन तीनों के हेड कौन हो गए? तो राष्ट्रपति हो गए। और थल सेना का भी हेड कौन है दोस्तों? तो मनोज मुकुंद नरवणे जी जो है आपका थल सेना के अध्यक्ष है। वायु सेना की अगर हम लोग बात करें तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है आपके वायुसेना के हेड है। और नौसेना की अगर बात करें यानी जल सेना की दोस्तों, तो एडमिरल करमवीर सिंह जो है आपका इसके हेड है। और इन तीनों के हेड कौन हो गए दोस्तों? तो हमारे राष्ट्रपति महामहिम। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 53 में यह तो बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। किंतु उनका जो है उपयोग राष्ट्रपति कैसे करेंगे? अपने यानी स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। और अधीनस्थ उनके कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद, और जिसका हेड होता है आपका प्रधानमंत्री। तो वो ज़्यादातर जो है यानी कार्य जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। स्वयं से वह नहीं करते हैं इन शक्तियों का इस्तेमाल। ज़्यादातर शक्तियों का इस्तेमाल वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं। इसीलिए राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति को। और किंतु वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो वास्तविक प्रधान कौन होंगे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं और लोकसभा का यानी बहुमत दल का नेता होता है आपका प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। तो दोस्तों भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति। तो मैंने ये पहले ही बता दिया। अभी जल सेना, वायुसेना और थल सेना के अध्यक्ष के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो आवश्यक योग्यता क्या नहीं है दोस्तों? तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक योग्यता नहीं है। बाकी वह भारत का नागरिक हो, यह भी आवश्यक योग्यता है। वह 35 वर्ष की आयु को वह पूरा कर चुका है, यह भी उसकी योग्यता है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, तो यह भी राष्ट्रपति की योग्यता है। राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित आर्टिकल आपका आर्टिकल 58 है दोस्तों। और इस आर्टिकल 58 में बताया गया है कि वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ यानी सरकारी कोई लाभ के पद पर वह ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो आयु कम से कम 35 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए। और यह योग्यता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? तो आर्टिकल आपका 58 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए।
तो अधिकतम आयु दोस्तों, आयु की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। न्यूनतम तो आपको 35 किया गया है आर्टिकल 58 में आपका, किंतु अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई। यानी 35 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वह 65 वर्ष का हो, 70 वर्ष का हो, 75 का हो कि या उससे कम का हो। यानी इससे संबंधित आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। मिनिमम तो की गई है, मैक्सिमम नहीं की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। यानी एक व्यक्ति जो है हमारे भारतीय संविधान में कितनी भी बार, यानी कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। बात करें अगर यूएसए की दोस्तों, तो वहाँ जो एक व्यक्ति मात्र 2 बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, किंतु हमारे भारत में जो है एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार बन सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु हमारे भारत में जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सिर्फ वही जो है 2 बार आपका राष्ट्रपति बने। बाकी अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनका कार्यकाल 2 बार रहा हो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है दोस्तों, तो आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर जो है यह क्या होता है दोस्तों, चुनाव या निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 55 में जो है इसका वर्णन किया गया है। यानी कि निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल राष्ट्रपति का कौन सा है दोस्तों, तो आर्टिकल 55 है। और इसमें शामिल कौन कौन लोग होते हैं दोस्तों, तो शामिल होने की बात करें तो दोस्तों लोकसभा के मेंबर शामिल होंगे, राज्यसभा के मेंबर शामिल होंगे, राज्य विधानसभाओं के मेंबर शामिल होंगे। दोस्तों याद रखिएगा विधानसभाओं के, विधानमंडल के नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि विधानमंडल हम लोग जानते सभी राज्यों में नहीं है, तो इसलिए विधानमंडल के सदस्यों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है, किंतु विधानसभा के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली और पुदुचेरी है दोस्तों, इसके भी जो सदस्य यानी मेंबर जो है वह भाग ले सकते हैं, पुदुचेरी, क्योंकि यहाँ क्या है दोस्तों विधान मंडल है या विधान परिषद है, तो इसको मूल रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 55 में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों यानी आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद, आपको उच्चतम न्यायालय हो जाएगा दोस्तों। यानी राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो वह कहाँ होगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में यह विवाद जो है सुलझाए जाएंगे। और यह कब निर्धारित किया गया दोस्तों, तो आपको 44वां संविधान संशोधन में जो है इसको क्लियर किया गया संविधान में, जो कि 1978 में हुआ था। तो इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह संविधान में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति पद से संबंधित जो भी विवाद होंगे वह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जो है आपको सुलझाए जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो कितनी संख्या होनी चाहिए दोस्तों, तो आपको 50-50 होनी चाहिए। यानी 50 जो क्या होने चाहिए दोस्तों, प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या होने चाहिए दोस्तों, तो अनुमोदक होने चाहिए। यानी 5 लोग तो प्रस्ताव रखे राष्ट्रपति के नाम की, और 5 लोग जो है उसको अनुमोदित करें कि हाँ ये व्यक्ति जो है इस पद के उम्मीदवार के लिए यानी के लायक है, उम्मीदवार बनने के योग्य है। तो यह आपका हो जाएगा 50-50 का यह आंकड़ा हो जाएगा।
और इसके ज़मानत की बात करें दोस्तों, तो ज़मानत जो है आपको 1500 रुपया जो है, यानी 1500 रुपये जो है आपको ज़मानत के रूप में राष्ट्रपति को जमा करना पड़ता है। आपको चाहे वह आरबीआई में जमा करे या फिर निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करे। और जब यह इलेक्शन ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो यह पैसा जो है राष्ट्रपति को रिटर्न हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। तो दोस्तों आर्टिकल 58 में इसका वर्णन किया गया है योग्यता से संबंधित। तो इसमें तो भारत का नागरिक होना तो मस्ट है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, यह भी मस्ट है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो यानी योग्यता रखता हो, यह भी उसमें निर्धारित किया गया है। कोई लाभ पद ग्रहण किए हुए हो, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोई लाभ का पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो है राष्ट्रपति की योग्यता नहीं रखता है। तो ये जस्ट ऑपोजिट हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है दोस्तों? एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा जो है क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और आर्टिकल 58 में इसका वर्णन किया गया है। और चुनाव किसके द्वारा होता है दोस्तों? चुनाव आयोग जो है इस इलेक्शन को कंडक्ट करती है। तो यह भी मूल रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है कैसे संचालित किया जाता है दोस्तों? तो मैंने पहले ही बताया, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसका वर्णन आर्टिकल 58 में किया गया है, यानी कि चुनाव से संबंधित आपका। अगला है कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है दोस्तों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और यह जो है आपका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही किया जाता है दोस्तों। और इसका वर्णन की अगर हम लोग बात करें तो आपका आर्टिकल 55 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मैटर है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के पास जो है भेजे जाते हैं। और यह जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह जोड़ा गया है आपका 1978 में, यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत यह कहा गया कि यानी संविधान में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो कंफ्यूजिंग फैक्ट्स होंगे, जो मामले होंगे, जो मैटर होगा, वह उच्चतम न्यायालय निपटाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो आपका अनुच्छेद जो है 71 में इसका वर्णन किया गया है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। द्वितीय कौन होता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति। और तृतीय कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय को तो बिल्कुल याद रखिए। इसके निर्वाचन संबंधी विवाद जो उच्चतम न्यायालय में सुलझाया जाएगा, उसका वर्णन कहाँ किया गया दोस्तों? आर्टिकल 71 में। और यह जोड़ा कब गया दोस्तों? तो आपका 1978 का 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो कितना समय मिलता है दोस्तों? तो 2 सप्ताह का समय जो मिलता है आपका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अपने प्रचार करने के लिए। यानी 2 सप्ताह के समय में जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वह अपना प्रचार वह कर सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो दोस्तों 5 वर्षों के लिए जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किंतु इसके पहले भी जो है
यानी राष्ट्रपति अगर गैर संवैधानिक कार्यों में लिप्त पाया गया तो क्या होगा दोस्तों, उसके खिलाफ जो है महाभियोग लाया जाएगा। और इस महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी जो है चालू की जा सकती है, यानी लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी महाभियोग लाया जा सकता है। और इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की दोस्तों, तो उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 4 वर्षों का होता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति यानी अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी लागू है दोस्तों, और इंडियन राष्ट्रपति पर भी लागू है। तो चलिए, ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों इस वीडियो को। कैसे लगे प्रश्न ये ज़रूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और प्रश्न अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।